भाग 5। दीपक जौरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था। वह विचारों की नई रोशनी लेकर आया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। उसने पिता से कहा, बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहो है, इसीलिए अपने पुराने टेम्पो बेच रहो है 40,000 में। महीना के 8-10 हज़ार कहूँ ना गए, मैं चला लेंगो। मनोज ने दीपक की इस योजना में कोई कमी नहीं देखी। वह जानता था कि उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जौरा में किराने की दुकान खोल ली है। एसटीडी का चलन भी बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल लिया। सभी जानने वाले लोग यही सब तो काम कर रहे थे। जिनके पास ज़मीन थी वे खेती कर रहे थे। मनोज के पिता और चाचा श्यामवीर दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा ज़मीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था। इसीलिए नौकरी या धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 12th में फेल होने के बाद नौकरी की कोई उम्मीद उसके लिए बची भी नहीं थी। इसीलिए दीपक का प्लान उसे ठीक लग रहा था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ोगे, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दीपक और मनोज चुप हो गए। पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधार मांगती हूँ तब इज्जत न जाओ तुम्हारी। मोरा मेहनत करके कछु करबो चाह रहे हैं, तुझे मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। माँ का उल्हाना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में आई तो उसने देखा कि पिता अपने बैग में कपड़े जमा रहे हैं। माँ ने उन्हें कपड़े जमाते हुए देखा तो वह ठगी सी रह गई। माँ को लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिताजी जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली थी। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब जल्दी निकल, तो जल्दी रोटी बना, खा के जाओगे। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना माँ को उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि इसके साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया। लेकिन दीपक के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने दीपक से कहा, बाप तो तेव एन मौका पे भज गयो, अब मुझसे कहा चाहते, मैं कहाँ से 40,000 रुपया ले आऊँ। बहुत देर चर्चा होने के बाद माँ निष्कर्ष पर पहुँची। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं, 30,000 उधार मिल जाएंगे, जेवर रखे हैं मुँह पे, गिरवी रख देंगी। 40,000 में बल्ले का सेकंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। दीपक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर का पद संभालने वाले मनोज को मिली। अपने गांव से निकलते ही 5 सवारियां मुरैना में मिल गई। टेम्पो मुरैना की ओर बढ़ गया। मनोज ने नई जिम्मेदारी को जोश से निभाना शुरू किया। उसने सवारियों को आकर्षित करते हुए जोर से चिल्ला गया, छैरा मुरैना बाग चीनी, छैरा मुरैना बाग चीनी। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों को इस तरह पैसे कमा कर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया था। बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होंठ पपरा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसने माँ को गले लगा लिया। उसने माँ से कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरा मोड़ो कमाने लगे हैं। लगभग 1 महीना तक टेम्पो चलता रहा। रोज़ शाम 200-250 रुपया दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण माँ को अपने बच्चों से उम्मीद थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से पटरी पर आ जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है, कागज़ तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो।
सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और दीपक टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली और उसका कंडक्टर दरवाजे से निकलकर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही रही थी ना कि जो टेम्पो रोड पे चला वो भुला देंगे, अब चला टेम्पो। यह वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटर के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। वह अपने कुर्सी पर बैठा हुआ था। डरते हुए मनोज ने थानेदार से कहा, सर, टेम्पो के सारे कागज़ सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी, बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर था। थानेदार यादव ने दिनेश को कई कामों के लिए रखा था। बदले में उसे सेंधमारी करने का विशेषाधिकार दे दिया गया था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसे रटा रटाया हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, सर, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पीछे से ईस्ट के टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा के आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने? एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जबान चलाता है। मनोज रुआंसा होते हुए बोला, सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। थानेदार अब असली रूप में आ चुका था। चुप साले, जवान चलाता है, बंद करो दोनों को अंदर। जेल में सरोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और दीपक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। मनोज और दीपक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। 2 घंटे बाद दीवान ने मनोज से कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहमदिल हैं, अब जाओ, लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। दोनों भाई रोते हुए सड़क पर पैदल जा रहे थे। थाना पीछे छूट गया। उनके लिए थाना रक्षक नहीं, भक्षक बन गया। रात हो गई थी, इसीलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंचे। निराश, थके, दुखी, टूटे हुए, पराजित। आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। दीपक ने सारी कहानी कह सुनाई। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। रात भर मनोज छत पर खाट पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई। वह जागता रहा सारी रात। भाग 6। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वे अब सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था, वह सपना अब टूट चुका था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से बिखरे हुए परिवार को एक दिशा देने की नई कोशिश की गई थी। उम्मीद बन रही थी, पर अचानक अब सब धराशायी हो गया। मनोज चाहता था कि उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तूफान को कोई थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन की दुविधा को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों। जिसके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है, क्या सड़क उनके बाप की है? गरीब अपना टेम्पो ना चलाए? इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी कह सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते हुए देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। कोई नई बात बता, ये तो सब जानते हैं। आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान है गयो। रोज़ यही लड़ाई झगड़ा है रहे हैं, गरीब ऐसे ही पिस रहे हो है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया। पर ये तो गलत बात है ना। जो सही है, ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है, उसे क्यों सताया जाता है? राकेश ने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान
सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश जारी रखी। मनोज, इसीलिए आदमी मेहनत कर तो, पैसा कमाव तो, अपना मोड़ो मुड़ियनो पढ़ाव तो, नेता पुलिस से दोस्ती कर तो। तुम्हारे पास पैसा होते तो थानेदार के मुंह पे मारते। तुम्हें नेता विधायक कलेक्टर एसपी सब जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते। पर तुम तो हो ठन ठन गोपाल, कोई न जान तो तुम्हें, न तुम जानते काहू को। मनोज को यह कड़वी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं? मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं कि झूठे केस ना बनाए, गरीबों पर अत्याचार ना करे? उस थानेदार को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। वह नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था। अब राकेश ने अब कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। तेरे जैसे लोग गाड़ीबाज ना कर सकत, मजबूत जिगर वाले चला सकत है बस टेम्पो। सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीना जौड़ा पुलिया पे ना चली हती गोली, एक टेम्पो वाले की जांग में घली हती। तू रहने दे। लड़ाई झगड़ा, पुलिस कचहरी, सड़क पे मारपीट, ये सब तेरे बस के ना है। मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोज़मर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद करके मनोज को रह रह कर क्रोध आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को नहीं भूल सकता। राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होता है, राजा हरिश्चंद्र ना होत को। कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन ने कल्पना की। मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकाश की खोज कर रही थी। कहीं से वह आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है। पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार न था। सो राकेश ने कहा, अच्छे थानेदार मैंने ना सुने, पर मैंने सुनो है कि एसडीएम राघवेंद्र सिंह गरीबन की सुनतो है, ईमानदारी से काम करतो है। बड़ी तारीफ सुनी है। तू एसडीएम राघवेंद्र सिंह से मिल ले, हो सकत है टेम्पो छूट जाए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। उसकी निराशा राघवेंद्र सिंह के नाम पर से ही कुछ कम होती मालूम पड़ी। उसे उम्मीद दिखने लगी।